हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पलक बठेजा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक सीए फाउंडेशन इन द कमिंग अटेम्प्ट सितंबर 2024। देखो, 13 सितंबर को आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और अभी अगस्त का महीना चल रहा है। आपके मन में पक्का पक्का डाउट आ रहा होगा, भाई अब एग्जाम कैसे क्लियर करें, अभी हमारा ये सिलेबस में इतना सब कुछ पेंडिंग है, ये टॉपिक करने वाला है, कैसे रिविजन्स करेंगे, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा, हाउ टू डू इट। इतने सारे केओस के अंदर अपने आप को प्लान रखना, ऑर्गेनाइज रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड मैं इस सब से गुजर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी वेल अवेयर कि आप अभी क्या फील कर रहे होंगे। दैट इज वाई आई हैव कम अप विद दिस वीडियो, बिकॉज कितनी सारी ऐसी और भी क्वेरीज आ रही थी बहुत सारे बच्चों की कि मैम हमें प्लीज बताइए हाउ टू कीप योर सेल्फ काम इन दिस कमिंग सिचुएशन। लाइक इस सारे केओस के अंदर अगर आप भी हैं तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने कमिंग अटेम्प्ट दैट इज सीए फाउंडेशन 2024 सितंबर को कैसे क्लियर करेंगे, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो। पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कवर फुल सिलेबस। देखो, मैं ये वीडियो लेकर आई हूं, मैं कोई भी बात को शुगर कोट नहीं करूंगी। देखो, अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन से अभी भी आपके टॉपिक्स पेंडिंग हैं। ऐसा क्यों गई? बिकॉज हमारा माइंड बहुत ही शैतानी होता है। हमें ये तो पता होता है कि अच्छा वो भी रहता है वो भी रहता है, लेकिन जब तक हम उसको कहीं पेन एंड पेपर पे लिख नहीं ना लेते कि ये चीज पेंडिंग है, तक उस चीज को हम कभी टैकल नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा माइंड बहुत दौड़ने की एक क्षमता रखता है। ठीक है, पहले आप अपने ना उन चीजों को कहीं पर सीमित करके लिख लीजिए कि हाँ जी, इस पेन एंड पेपर पे ऐसे ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे जॉट डाउन करके रख लीजिए कि हाँ जी, ये मेरी टू डू लिस्ट है, ये टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके जैसे आप इनके आगे टिक लगाएंगे, आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, इस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये टॉपिक्स नहीं आते थे, अब ये आने लग गए हैं। देखो, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माय सीए जर्नी दैट समथिंग इज बेटर देन जीरो। अभी कुछ भी है, एटलीस्ट वो नथिंग से तो बहुत अच्छा है सर। ठीक है, अगर आपको पहले 0 टॉपिक्स आते थे, अब आपको 1 तो आता है, क्या पता आपको उसमें से 2 नंबर का पेपर पूछ लिया जाए। और एक-एक मार्क की कीमत सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में, सीए फाइनल में, एटलीस्ट सीए फाइनल में तो भाई तुमको पता लग ही जाएगा कि एक-एक नंबर की क्या कीमत है। मैं तुमको बता दूं, 199 वाला सीए नहीं होता, 200 वाला सीए होता है। ये इतनी डीप बात है, तुमको सीए फाइनल तक आते आते तो पता लग ही जाएगी जी। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो भी ये आपके पेंडिंग टॉपिक्स है उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए और वन बाय वन उनको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा। देखो, आपको पहले ही लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये चीज फुलफिल होगी, नहीं तो फिर आप भूल जाइए। ठीक है, अगर जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, वो तो मुश्किल से पास होता है, अच्छे नंबर तो लाने बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, एंड आई बिलीव कि अगर आप ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जो हम इस वीडियो में से डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो आपके 300 या 350 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? अगर आप सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। आप अपने टॉपिक्स जो पेंडिंग है उनकी लिस्ट बनाएं, 10 है, 15 है, 50 है, डजेंट मैटर। जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास आपके सामने एक चीज लिखी होगी, आप जरूर उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे सिलेबस को 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करिए। 3 टाइम्स तो एटलीस्ट यू शुड रिवाइज योर सिलेबस। ऐसा क्यों? देखो, अकेले ईंटें रखने से तो घर नहीं बनता ना, उसके ऊपर फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको सीमेंट के साथ उसको उसको पूरा स्ट्रक्चर देना होता है, फिर पेंट करना होता है। एक फर्नीचर भी फर्नीचर यूज करने लायक कब होता है, जब उसके ऊपर पॉलिश लग जाती है। ऐसे ही आपका जो सा सिलेबस है, इट कैन बी ओनली स्ट्रेंथन, इट कैन बी ओनली यूजफुल ओनली आफ्टर रिविजन ऑफ द फुल सिलेबस 3 टाइम, तो तभी पक्का होगा। नहीं तो क्या करके जाओगे, इतना सारा झोला भर के ले जाओगे, इतना सारा सामान इकट्ठा करके ले जाओगे, वहां पे जाके जब पेपर करने की बारी आएगी, यू कैन नॉट सॉल्व दैट पेपर इन अ वेरी क्विक टाइम। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, यू हैव ओनली 3 hours to complete a whole plethora of questions। इतने तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इतने जगह से पूछे जाते हैं, एंड दोज आर आल्सो नॉट चैप्टर स्पेसिफिक। चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं, आपको 3-4 चैप्टर्स मिला के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी 3 घंटे में फुल एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे करोगे? जब आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे होंगे। तो उस पे कैसे होंगे सर? जब आप रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे तभी जाके आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट्स उस पे होंगे।
आप उनको एकदम से रिकॉल कर सकते हो। जौन से क्वेश्चन को आपको 30 मिनट इनिशियली लग रहे थे, आपको वहां पर सिर्फ 20 मिनट देने हैं, सिर्फ 20 मिनट देने हैं। अगर 20 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो, गुड टू गो। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्व ऑल स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस। स्टडी मटेरियल में आपके पास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। तो स्टडी मटेरियल मतलब क्या सर? अकेला स्टडी मैट जौन सा आपको आईसीआई से मिला है? नहीं जी नहीं। इसके अलावा आरटीपी, एमटीपी, ठीक है, एमटीबी भी कौन से सर? दोनों सीरीज के। अच्छा, कई क्वेश्चन आएगा मैम पेपर 3 एंड पेपर 4 का तो कुछ मिलता ही नहीं है जी। तो जितना भी है रिसोर्स अवेलेबल, पिछला आरटीपी होगा, इस बार का आरटीपी होगा, है ना? तो जितने भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उन सबको एक बार तो आपको छांटना ही छांटना है। उन सबको आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आपका उस टॉपिक के ऊपर कितना बड़ा ग्रिप है। जितना अच्छा ग्रिप रहेगा उतना आपका जो मेमोरी पावर है, आपका जो रिकॉलिंग पावर है, आपका साथ देगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक चेकलिस्ट। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक चेकलिस्ट, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। अच्छा, तो इसके अंदर जी क्या करना है आपने? आपने पिछले 6 अटेम्प्ट इंक्लूडिंग दिस अटेम्प्ट है ना, सितंबर 2024 में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं। इससे पिछला था जो जून 2024 का, फिर था दिसंबर 2023 का, जून 2023 का, दिसंबर 2022 का, देन है मई 2022 का। अगर ज्यादा आप में टाइम बच गया आपके पास या फिर हिम्मत बच गई तो इसका पिछला भी उठा लीजिए, ये आपकी विश है। इतना आई थिंक सफिशिएंट है फॉर योर रिविजन्स। ये आपकी रिविजन करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। जो मैंने ऊपर बोला ना कि यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस रिविजन विद 3 टाइम्स में यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो कैसे करोगे? वही चीज को बारी बार पढ़ना है वो तो अलग बात है, बट आपको पता है क्या है, एक ना एग्जाम के अंदर आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो कैसे सीखोगे सर? वो स्टडी मैट के क्वेश्चन से नहीं होता है। हाउ विल यू डू दैट? आप देखोगे पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी, पिछले अटेम्प्ट के एमटीपी, पिछले अटेम्प्ट के एमटीपी दोनों सीरीज के, ठीक है, जिसके भी जो जो अवेलेबल हैं। फिर है पास्ट ईयर क्वेश्चन। नेचुरली सितंबर 2024 का तो नहीं होगा, वो तो आप फाइनली दोगे ना। ठीक है, इसके पिछले जितने भी आपके पास ये 5 हैं, इनको पकड़ लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आएगा कि मैम पिछले अटेम्प्ट में तो हमारा सिलेबस ही कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है। देखो, इतना ना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। जौन से टॉपिक्स अभी आपको हैं कॉमन पिछले वाले सिलेबस के साथ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जौन से क्वेश्चंस नहीं कॉमन है उनको स्किप कर दीजिए, नेचुरली ऐसे ही करोगे। जस्ट बिकॉज आपका सिलेबस सेम नहीं था इस वजह से आप ये बहाना लगा रहे हैं कि नहीं यार वो अटेम्प्ट करने का फायदा क्या है, तो फिर वो चीज नहीं चलेगी सर। सिर्फ 20 to 30% हद से हद, मैक्स टू मैक्स आपका चेंज हुआ होगा। इतना तो कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से आप इसको स्किप भी कर देंगे, आपको एटलीस्ट पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला है सर, फॉर पेपर 3 एंड पेपर 4 आपने क्या ध्यान में रखना है? देखो, पेपर 3 एंड पेपर 4 का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ना तो आईसीआई कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज करती है। अरे वो तो घर भी नहीं लेके जाने देते। चलो, कोई बात नहीं। ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देते हैं, ना आरटीपी दिए हैं पुराने, ना एमटीपी हैं इतने, कुछ भी इतना ज्यादा सोर्स मटेरियल नहीं है। हाँ, अभी इन्होंने आरटीपी दी थी, चलो कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। द थिंग इज कि अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? स्टडी मैट में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, दे आर ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो उनको सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। पेपर 3 में तो आपका जो मैथ्स है उसके क्वेश्चंस की तो भरमार ही भरमार है। स्टैट्स की भी बहुत अच्छी कवरेज है सर, एलआर की भी अच्छी कवरेज है, तीनों की ही बहुत अच्छी कवरेज है। एडिशनल क्वेश्चंस को करना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो टफ क्वेश्चंस करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। खुदा ना खास्ता आपको एक टफ क्वेश्चन आ गया, आपको एक टफ क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चंस रिजल्ट को चेंज करने में आईसीआई की बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे वो टॉपिक्स छोड़ के गए होंगे, ऐसे टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या ऐसे टॉपिक्स में से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं जिसको बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, छोड़ के गया होता है। कॉमन बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन टॉपर बच्चे करके जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है, मैथ्स के जितने भी आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके स्टडी मैथ के क्वेश्चंस, यू हैव टू कंप्लीट देम, यू कैन नॉट लीव देम, यू कैन नॉट। अगर आपके किसी भी चैप्टर के, कोई भी एसएम के, कोई भी चैप्टर के अगर आपके एमसीक्यूज पड़े हुए हैं तो कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा मैम हर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट लग रहे हैं, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ दो फॉर द टाइम भी। पहले आपने एक एक्सरसाइज पकड़ी, एक एक्सरसाइज में फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन है, तो 50 के 50 क्वेश्चंस को आप रीड करिए,
सॉल्व करने की कोशिश करिए, जितने भी 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस हो जाए। ट्राई टू कीप दिस इन माइंड, यू हैव टू कीप स्पीड इंटैक्ट। स्पीड आपने शुरू से ही बना के रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेपर 2 एंड पेपर 4 में जो इतनी ज्यादा लैंग्वेज दी हुई है उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, राइट? क्योंकि लॉ एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। +2 तक अभी तक हमने कोई भी लीगल लैंग्वेज नहीं पढ़ी, कोई भी लॉ की कोई भी चीज नहीं पढ़ी, एंड सडनली आपको बिजनेस लॉज पढ़ने को बोल दिया गया, इसमें इतने टफ टफ वर्ड्स हैं, इतने टफ टफ लैंग्वेज है, पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, इतनी ज्यादा टफ लैंग्वेज को आप कैसे इजीली याद करें? सर याद तो क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करें जी? देखो, समझने का बहुत ही इजी तरीका क्या है, देर इज अ वेरी इजी वे, आप उसको ट्रांसलेट कर लो सर, आप उसको ट्रांसलेट कर लो, सीधी सी बात है। आप जब उसको ट्रांसलेट कर लोगे अपने कोई इजी लैंग्वेज में, अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश थोड़ा सा आपकी कमजोर है, या फिर यू नो इसको आप कन्वर्ट कर ले, इसको आप ट्रांसलेट कर ले अपनी कोई रीजनल भाषा में या अपनी मदर टंग में, हिंदी हो गया, हिंदी में इसको कर सकते हैं, राइट? पंजाबी में कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते हैं, आपकी विश है, जैसे मर्जी करिए, पर उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। जब आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, आपको खुद को समझ आने लगेगी, अच्छा शॉर्ट में इसने इतने 3-4 लाइनों में, इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक छोटी सी बात कही थी, ठीक है? उसका असेंस जो है, जो आपके उस लाइन का, उस पैराग्राफ का जो असेंस है, उसको आप साइड पे कहीं हिंदी में, पंजाबी में, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, उसमें लिख लीजिए, तो आपको आपके पेपर से एक दिन पहले जब आप रिवाइज करेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, अच्छा इसने ये बोला है। फिर आपको उसको याद करना भी आसान रह जाएगा। इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये मैं पेपर नंबर 2 की बात कर रही हूँ। जब आप लॉ में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, लॉ के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। आप अपने आंसर को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, कैसे आपने वहां पे प्रेजेंटेशन करी है, तो उसका एक एक पैटर्न होता है। उसको अगर आपने ठीक से फॉलो कर लिया तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और पेपर चेकर जरूर आपको 6 नंबर देगा, ठीक है? तो पेपर नंबर 2 में आपने जरूर जरूर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है सर? कि आपने जब अपनी लाइन को फॉर्म किया, आपने कोई लाइन लिखी कि वहां पर आपने कोई लीगल वर्ड लिखा, कोई कीवर्ड लिखा, वहां पर आपने उसको ठीक जगह प्लेस किया कि नहीं किया? आपने इंग्लिश में जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, क्या उसको फॉलो किए नहीं किए? कोई वहां पे अपने टेंसेस तो नहीं गड़बड़ कर दिए? आपने वहां पर कोई छोटी मोटी अनोइंग मिस्टेक तो नहीं कर दी? तो ये तो चलो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो ही जाता है। एंड जब आप अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स को देखेंगे, सजेस्टेड आंसर्स आपको आईसीआई के स्टडी मैट के साथ, सॉरी, आईसीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे मिल जाएंगे, ठीक है? पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, एमटीपी आरटीपी के जौन से भी आपके आंसर्स हैं, उसको आप जब पढ़ेंगे ना, तो वो लीगल लैंग्वेज को जब आप मल्टीपल टाइम्स यू गोइंग टू रीड इट, तो आपको एक ना एक टाइम पे तो पता लग जाएगा, आपका माइंड भी यूज टू हो जाएगा कि अच्छा ऐसे लिखना है। आपको अभी लग रहा होगा कि यार कैसे लिखेंगे, बट जब आप धीरे धीरे एक चीज को बारी बार करते रहते हैं तो मसल मेमोरी बन जाती है, ठीक है? वो डिफिकल्ट चीज भी आसान लगने लगती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब लाइट चली जाती है, आपके कमरे में आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, स्टिल यू आर गोइंग टू फाइंड योर मोबाइल फोन, को पता है कि ये यहीं पे पड़ा होगा, या फिर वो कैबिनेट का ड्रॉर कहाँ पे है, आपने अपना पेन कहाँ रखा होगा, या फिर आपका स्टडी टेबल कहाँ है, या फिर बाथरूम का दरवाजा कहाँ पे, यू आर गोइंग टू इजिली फाइंड ना, इजिली फाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मसल मेमोरी होती है। आपको पता होता है कितना टाइम आपने बेड से वॉशरूम, वॉशरूम से बेड से गए होएगा, तो वो आपका क्या होता है सर, इट हैज बिकम योर मसल मेमोरी। वो जब मसल मेमोरी बन जाती है, देन इट बिकम्स इजी। ऐसे ही आपका यहाँ दिमाग के साथ भी है। जब आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसे लॉ के पेपर में आपने ऐसे आंसर्स लिखने हैं, ये लैंग्वेज फॉर्म करनी है, बारी बार जब आप एमटीपी आरटीपी को सॉल्व करेंगे, देन आपके माइंड को वो चीज पता लग जाएगी, इट विल गेट यूज टू द स्टफ, एंड आपका पेपर में वैसा ही अटेम्प्ट होगा, ठीक है? पेपर नंबर 4 में मैं इजी ट्रांसलेशंस क्यों बोलने को कर रही हूँ सर, क्यों करने को बोल रही हूँ सर, वाई? बिकॉज वहां पर आते हैं आपके एमसीक्यूज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज गोइंग टू हेल्प यू। मैक्रो में बहुत ज्यादा थ्योरी है, बहुत ज्यादा थ्योरी है, जो शायद हैंडल ना हो पाए, ठीक है? उसको अगर आपने अच्छे से करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो स्टडी मटेरियल में गिवन है, तो उसको भी आप ट्रांसलेट करके अपनी इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे? अब है नेक्स्ट पॉइंट, बी पॉजिटिव। सी,
अब आपके कुछ दिन रह गए हैं एग्जाम्स को, एंड इस टाइम पर आप अपना मोरल लूज करना नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको अपना मोटिवेशन बना के रखना है, आपको खुद भी पॉजिटिव रहना है, और अपना आस-पास का सारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ बैठने की कोशिश कीजिए। उनको भी कहिए कि हाँ जी, मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। प्रे करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, रिलैक्सेशन के कोई भी आपके साधन हैं वो यूज़ कीजिए। चाहे सो जाइए, कीप योर स्लीप इंटैक्ट। मैंने देखा है बच्चों को रातों-रात पढ़ते हुए, ठीक है, वो भी कीजिए। बट कभी भी अपने स्लीप शेड्यूल को ज़्यादा भी हैम्पर करना वो मत करना सर, क्योंकि आप फिर पेपर के लिए अपने आप को यू कैन नॉट बी एबल टू सिट देयर, यू विल नॉट बी एबल टू सिट देयर विद अ फ्रेश माइंड। अगर आप फ्रेश माइंड नहीं रहोगे तो फिर आप पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाओगे। एक मशीन को भी रीस्टार्ट चाहिए होता है, उसको भी एक सेटअप टाइम चाहिए होता है, तभी वो अच्छे से और प्रोडक्टिविटी निकाल पाती है। नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी, हम तो फिर भी इंसान हैं। अच्छा, एक और बात, कुछ बोनस पॉइंट्स आपके लिए। बोनस पॉइंट्स क्या सर? 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं किसकी बात कर रही हूँ सर? पेपर 1 एंड 2 की। पेपर 3 एंड पेपर 4 की बात नहीं करी मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कहा है सर कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। वाई? इसमें कौन सा कोई नेगेटिव मार्किंग है? भाई हमें क्या जाता है भाई, सारा पेपर अटेम्प्ट करिए, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो उसको अटेम्प्ट करो। जो भी आता है, जैसे भी आता है, सही सही लिख के आने का ट्राई करें। बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नहीं आता, उसके रिलेटेड कुछ तो पढ़ा होगा ना, वो लिख के आइए, ठीक है। बट अटेम्प्ट जरूर करिए। क्वेश्चन पेपर पे वो कुछ लाइंस क्या पता आपको 1 या 2 नंबर स्कोर करवा दें, हो सकता है करवा दे जी। इस वजह से मैंने अगेन आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, एक एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो जहां से आप बट मार्क्स बटोरना चाहें तो बटोर सकते हैं, जहां से भी आप बटोर सकते हो बटोरो उन मार्क्स को। फाइन बच्चे, अभी पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में 100 मार्क्स का स्कोर नहीं करना सर, लेकिन हाँ आता है अगर तो बात डिफरेंट है। पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 में देयर इज नेगेटिव मार्किंग, उसमें थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या सर? जितना आता है, जितना श्योरली आता है, श्योरली आता है, जितना श्योरली आता है वो सारा अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जिसके ऊपर आप श्योर नहीं हो, पहले उसको देखो कि सच्ची में मेरे को ये आंसर आ रहा है। अगर अगर आपके पास 25% भी डाउट है कि नहीं यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या पता बी है, मैं तो ए सोच रहा हूँ पर बी लग रहा है मुझे, छोड़ दो। नॉट वर्थ द रिस्क, नॉट वर्थ द रिस्क। वाई? नेगेटिव मार्किंग करा के बैठ जाओगे, 1.25 मार्क्स का आपको नुकसान हो जाएगा। क्या फायदा है भाई? अच्छे खासे आपके 95 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, 95 नंबर का आपको पेपर एकदम शॉर्ट शॉर्ट आता है और सही होगा। 5 क्वेश्चंस में अभी आपको डाउट है, खुदा ना खास्ता आपके क्वेश्चंस में से वहां पे कुछ गलत हो गया सर, तो आप पीछे 95 भी ना स्कोर करोगे, पीछे चले जाओगे। तो क्या फायदा है सर? ये 95 जहां स्कोर कर रहे थे विदाउट अटेम्प्टिंग दोस 5 क्वेश्चंस, अगर आपने वहां रिस्क ले लिया और गलत हो गया तो आपके 95 से कम हो जाएंगे। तो उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से सारा पेपर आता है, जितना श्योर हो उतना आता है, गुड है जी, ठीक है। इसके अलावा और भी जितनी डिस्कशंस हैं हम फ्यूचर वीडियोस में करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।